I welcome to you all in the virtual school, the online gateway to upgrade your future. We were discussing about chapter number 2, that is inverse trigonometric functions. तो इसमें हमने क्या देखा था? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर तीन चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स और फंक्शन। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। अभी हम फंक्शन के बारे में सीखेंगे, फिर बाद में इनवर्स के बारे में पहुंच जाएंगे हम इनवर्स तक। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं फंक्शन के बारे में, पर फंक्शन को समझने से पहले हमको इस वाले पूरे सेशन में हमारे चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या हमको सीखना है ये हम सीख लेते हैं। हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता करेंगे, उसकी डेफिनेशन पता करेंगे, उसका डोमेन और रेंज पता करेंगे। साथ ही में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ पता करेंगे। ठीक है, दोनों चीजें निकालनी है आपको। कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, साथ ही में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेट के बारे में, तो एवरीबडी इज नोइंग अबाउट द सेट, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। तो सपोज जो भी सेट रहेगा उसको लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से ABCD, जो भी रहेगा, इक्वल टू लगाना है और एक फ्लावर ब्रैकेट या करली ब्रैकेट या पैरेंथेसिस लगा देना है, और यहाँ पर जो भी है ऑब्जेक्ट्स लिख देना है, जैसे 1 2 3। तो ये क्या है, दिस इज द सेट ऑफ कलेक्शन, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज नेचुरल नंबर का ये सेट है। अब सेट होने के बाद में पता चल गया आपको, सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीके की फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं, और जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें किस तरीके से लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स, देन यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन प्रॉपर्टी जो भी पजेस्ड होती है वो लिख दो। जैसे यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम ही हो गया। तो टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए सेट क्या होता है। जब जैसे ही सेट खत्म हो गया आपका, तो अब इसके बाद में आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सपोज एक सेट है आपके पास में A इक्वल टू 1 2, और दूसरा सेट है आपका B इक्वल टू 3 4। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है A क्रॉस B, दैट विल बी इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं आपको, 1 के साथ में 3 लिख दीजिए, 1 के साथ में 4 लिख दीजिए, 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 4। ये क्या हो गया, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब भी आपको वेरी इजीली समझ में आ चुका है कि आगे वाला ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, आगे वाला जो रहेगा नंबर वो A का रहेगा, और पीछे वाला नंबर क्या रहेगा, आपका B का रहेगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब एक तरीके से आप प्रोडक्ट करके देख रहे हैं, क्योंकि सेट के अंदर एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लीकेशन भी होता है, केवल डिवीजन नहीं होता है। तो जो एडिशन होता है उसका नाम हो जाता है यूनियन, जो सब्ट्रैक्शन होता है उसका नाम होता है डिफरेंस, होता है इंटरसेक्शन होता है, नाम चेंज हो जाते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, और डिवीजन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल इन द सेट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिलेशन क्या होता है। सपोज देयर वर टू सेट्स, सपोज ये एक सेट था हमारे पास में, और एक सेट ये वाला है, इसका नाम दे दिया मैंने A, इसका नाम ले लिया मैंने B, इसमें लिख दी वैल्यूज 1 2 3, इसमें लिख दिया 4 5। तो एवरीबडी इज नोइंग दैट कि A क्रॉस B क्या होता है। A क्रॉस B इजीली कैन बी रिटर्न 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। तो ये क्या हो गया, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मतलब कि समझना,
आपने क्या किया है, ऑर्डर्ड पेयर बनाया है, पहली वाली वैल्यू रखी है ए से और दूसरी वाली वैल्यू रखी है आपने बी से। तो ये वैल्यू रखने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वैल्यू रखी तो 1 और 4 के बीच में, सपोज ये वाली अगर हम बात करें इस वाले, तो 1 और 4 के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, 1 और 5 के अंदर भी कुछ ना कुछ सोच के हमने रखा होगा, 2 4 में भी हो सकता है। पर जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लिखा है इसके अंदर मैं एक क्या बोल दूं, एक स्टेटमेंट बोल दूं। स्टेटमेंट मैंने ये बोला कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों में क्या हो, इवन हो। तो दोनों में अगर इवन अगर है तो देन इजीली यू कैन से दैट आप क्या लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से केवल क्या लेना है आपको, 2,4 लेना है बस, जो दोनों में इवन हो। मैं बोल दूंगा कि अगर मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिसमें एक 5 आ जाए, ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें एक 5 आए, तो आप क्या लेंगे, या तो 1 5 लेंगे या 2 5 ले लेंगे या फिर 3 5 ले लेंगे, वॉट एवर द केस में। तो कुल मिला के ये जितने भी चीज हैं ए बी के अंदर, जितने भी आपके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं, इन सबको अगर आप सबसेट की फॉर्म में लिखें, सबसेट आपको लिखना आता है, कैसे लिखेंगे सबसेट, पहला होता है 5, पहला क्या है 5, हो सकता है दूसरा आपको लिखना हो सबसेट तो 1,4 लिख सकते हैं, फिर आप क्या लिख सकते हैं 1,5, फिर आप दो दो करके लिख दीजिए 1,4 1,5, चलते रहिए, सोन चलते गए आप, बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारे क्या हो जाएंगे आपके सबसेट, कि जितने भी सबसेट रहेंगे किसी न किसी स्टेटमेंट से ए क्रॉस बी के अंदर से रिलेटेड है। तो मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, जो ए क्रॉस बी है उसका सबसेट, कोई सा भी एक ए क्रॉस बी जो लिया आपने उसका सबसेट, और सबसेट क्या होना चाहिए, जो क्या करे, एक प्री डिटरमाइंड, पहले से आपने डिटरमाइन किया हुआ है, रूल को फॉलो करे। तो अगर कोई सा भी जो ए क्रॉस बी है, दो सेट थे ए और बी, उनका आपने ए क्रॉस बी लिया, ए क्रॉस बी लेने के बाद में उसके जो भी सबसेट जो कि एक प्री डिटरमाइंड रूल को फॉलो करते हैं आर नोन एज रिलेशन, डिनोटेड बाई आर, आर से डिनोट करते हैं। और लिखने का तरीका होता है, यहाँ पर डबल डॉट लगा दीजिए, ठीक है, आर सच दैट अगर ए से बी में है तो इसको लिखेंगे ए से लेके बी तक, ए आगे लिखेंगे और बी पीछे लिख देंगे एरो लगा के, फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। अब इसमें जो भी आपने सबसेट ली, सबसेट के अंदर आगे वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, मतलब कि जो ऑर्डर पेयर के अंदर आगे वाली जितनी भी वैल्यूज थी आर नोन एज डोमेन, ठीक है। और मैं केवल बात कर रहा हूं सबसेट के बारे में, तो जरूरी नहीं है कि डोमेन के अंदर सारे के सारे नंबर आए, 1 2 3 तीनों के तीनों आए, कोई नेसेसरी नहीं है। अगर कोई रिलेशन अगर ऐसा होता कि ए से बी में रिलेशन है, ए क्रॉस बी इक्वल टू, सॉरी वेट करो, ओके। तो बच्चों जो भी आपने सबसेट लिखा उसके आगे वाली वैल्यू, यहाँ पर क्या है 1 और 3, 1 और 3 का कलेक्शन इज नोन एज डोमेन, ठीक है। और पीछे वाली जो भी वैल्यू रहेगी जैसे 4 और 5, इनका कलेक्शन क्या कहलाएगा आपका कोडोमेन, सॉरी रेंज, रेंज कहलाएगी। पर अगर आप बी के सारे एलिमेंट अगर ले ले तो दे आर नोन एज कोडोमेन। तो रिलेशन के अंदर वेरी पर्टिकुलर होना है, रिलेशन अगर आर मैपिंग फ्रॉम या
रिलेशन फ्रॉम ए से बी अगर है तो बी के सारे एलिमेंट आर कोडोमेन, ए के वो एलिमेंट जो कि सबसेट के अंदर हैं या रिलेशन के अंदर हैं आर नोन एज डोमेन, और डोमेन के साथ में मतलब कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पीछे वाला जो नंबर लिखा हुआ है इज नोन एज रेंज। तो ये रिलेशन के अंदर क्लियर होना चाहिए। अब जो रिलेशन होते हैं वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर 12th क्लास के हिसाब से 3 तरीके के रिलेशन होंगे। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ये मेन है, इसके अलावा मिलाने के बाद में इक्विवेलेंस रिलेशन, हाँ बहुत सारी चीजें बन जाती है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करें। तो अगर खुद का खुद से रिलेशन हो तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर सपोज एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ में, या एक लेटर का दूसरे लेटर के साथ में, या एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में अगर कोई अगर रिलेशन है, अगर ए का बी से रिलेशन हो और बी का भी अगर ए से हो जाए तो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक। अगर ए का बी से हो, बी का सी से हो, तो अगर कोई रिलेशन अगर ए से सी में डिफाइंड अगर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रांजिटिव, ट्रांजिट कर जाता। तो ये क्या हो गया आपके रिलेशन के बारे में थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू। अब आते हैं हम मेन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले थे, फंक्शन। सपोज मेरे पास में एक सेट ए था और एक सेट में ले लेता हूं बी। मैंने क्या किया? ए से बी में एक रिलेशन को डिफाइन किया, पर उस रिलेशन में अगर कुछ ये प्रॉपर्टीज अगर रहे तो ये रिलेशन क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी ये हम सीख लेते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, एक बार में क्लियर हो जाएगा। सपोज ए के अंदर कितने थे? 1 2 3, और बी में क्या थे? 4 5। एक एग्जाम्पल। अब समझना भाई, अगर आप फंक्शंस की प्रॉपर्टीज अगर देखना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं कि फंक्शन एफ ए से लेके बी तक है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए समझना। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर आपका ए से लेके बी तक अगर फंक्शन होगा तो जो कंडीशन है उसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ए के सेट को मानेंगे हम बाराती। बाराती सबको समझ में आता है बाराती क्या होता है। और बी के जो भी है बी वाला सेट उसको मानेंगे हम घराती। समझना, अगर सपोज पुराने जमाने की मैं बात बताता हूँ, एक जगह से अगर दूसरी जगह पर बारात जाती है तो क्या होता है, उसके बाद में घराती क्या करते हैं, ये सारी चीजें अभी हम समझ जाते हैं। सपोज किसी की शादी हुई, शादी के लिए एक दूल्हा गया बारात लेके, कहाँ पर? दूसरे वाली जगह पर जहाँ पर भी उसकी वाइफ होने वाली थी वहां। तो जब भी अगर जा रहा है बारात लेके बंदा अपना कार या जो भी व्हीकल जिसके भी हिसाब से, हेलीकॉप्टर से जाए किसी से भी जाए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या होती है कि सारे के सारे बारातियों को लेके जाएगा, एक भी बाराती को छोड़ेगा नहीं। तो मतलब कि पहली कंडीशन क्या होगी कि सारे के सारे बाराती वो क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। ऑल बारातीज मस्ट बी प्रेजेंट। अब क्या हुआ कि भाई बाराती पहुंच गए कहां पर? जहां पर शादी होने वाली थी। अब यहाँ पर जहां पर शादी होने वाली थी तो बेचारे जो घराती हैं उनको तो बार बार अगर ए वाले अगर 1 वाले बाराती ने अभी अगर बुलाया तब भी बेचारे घराती को काम करना पड़ेगा।
दो वाले ने भी अगर बोला तब भी घराती को काम करना पड़ेगा। तो मतलब कि क्या होता है कि जो घराती है उनका तो काम है बार बार काम करना। तो मतलब कि बी के जो एलिमेंट हैं वो में रिपीट रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन जिसमें सारे के सारे एक ही एलिमेंट आ जाएं, मतलब कि सारे के सारे बाराती आए और जितने भी घराती हैं रिपीट हो जाएं, पर कम से कम एक घराती रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी की शादी में गए और किसी दूसरे की शादी में घुस गए, तो वैसा भी नहीं करते। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई वहां पर सारे के सारे बाराती पहुंचे घरातियों के यहाँ पर, तो एक बंदा कुछ ज्यादा समझदार था, दो नंबर उसने यार कौन देख रहा है, एक बार तो खाना खा लिया, खाना अच्छा है फिर से चेप देते हैं, उसने दूसरी बार भी चेप दिया, तीन चार बार चेप दिया खाना। तो भाई घरातियों ने देख लिया यार ये तो बंदा बड़ा खा रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो उसकी बेचारे की फजीयत हो गई, जो दो नंबर का जो बाराती था उसकी फजीयत हो गई, उसको लगा ऐसा। घरातियों ने क्या सोचा कि ये तो साला भूखमरा ही आया है एक तरीके से। तो ये वाली चीज भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि समझो यही फंक्शन है जो मैं आपको तीन जो चीजें बताने वाला हूँ। पहला चीज, सारे घराती प्रेजेंट होने चाहिए, सॉरी सारे बाराती प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि क्या होना चाहिए, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट। दूसरा, जितने भी बी के एलिमेंट हो कम से कम एक होना चाहिए अवेलेबल, अगर रिपीट होता है तब भी चलेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है कि ए जो कि बाराती है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाता है, आपका फंक्शन कहलाता है। तो आप समझना भाई, फंक्शन को लिखेंगे ए से बी में फंक्शन है तो क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये जितने भी नंबर रहते हैं ये इनकी क्या कहलाती है, आपकी इमेज। ये इमेज है, और ये इमेज की क्या है, प्री इमेज, इमेज की प्री इमेज हो। ओके, जितने भी ए के एलिमेंट हैं आर नोन एज, सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए, तो डोमेन। बी के एलिमेंट जो कि कम से कम एक रह सकता है या सारे के सारे हो सकते हैं, जो कि किससे, बारातियों से एसोसिएटेड है, इज नोन एज रेंज। एंड ऑल द घरातीज आर नोन एज कोडो। क्लियर हो गया, और इसको बोल देते हैं आप एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो ए का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है डोमेन, बी का मतलब है सीधा सीधा रेंज, और जो सीधा सीधा क्या है, कोडोमेन। और जो आपको सॉल्यूशन करने के बाद में जो भी वैल्यूज लिखेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रेंज। तो हमेशा फंक्शन को जो भी लिखा जाता है वो लिखा जाता है, ये क्या है, एक्स है, ए की वैल्यू को क्या बोल देते हैं आप, एक्स, और इस वाली जो वैल्यू को एफ लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। बी की वैल्यूज क्या कहलाएगी आपकी, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को लिख देते हैं वाई। मतलब कि ए की वैल्यू को एक्स बोलेंगे, वाई की वैल्यू को बी की वैल्यू को क्या बोलेंगे, वाई। वाई इक्वल टू एफ एक्स होगा, एक्स की वैल्यू रखते जाइए, वाई की वैल्यू आती जाएगी। मतलब कि आपको क्या करना है, बाराती इसमें डालते जाओ, जो जो घराती काम के लिए यूज हो रहा है वो सारा का सारा पता चलता जाएगा। तो एक तरीके से फंक्शन को हम एक इसकी मशीन भी मान सकते हैं, जिसके अंदर इनपुट क्या आता है, x, और आउटपुट क्या मिलता है, y, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x। सपोज हियर one set is there, another set is there, 1 2 3 4 5 जो भी। तो ये जो सेट होता है, ठीक है, जो सेट नहीं बोलेंगे, सेट तो पता है आपको, फाइनेट इनफाइनेट बहुत सारी चीजें होती है। जो भी फंक्शंस होते हैं ऐसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर हम कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में देखना चाहेंगे। एक होता है
वन वन, एक का एक के साथ में रिलेशन रहे, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? वन वन। एक होता है मेनी वन, बहुत सारों का एक के साथ में रिलेशन रहे, तो वन वन क्या है? जैसे हर एक जो बाराती रहे एक के साथ ही में कनेक्ट रहे, ठीक है? जैसे ये 5 6 मान, जैसे 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 5 एंड 3 इज रिलेटेड टू 6। एक को अगर हर एक बाराती को हर एक 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 बाराती ही क्या करे? अटेंड करे, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वन। अगर इस बाराती को 4 ने अटेंड किया, इसको भी 4 ने अटेंड किया, और 3 को 5 ने किया, और 6 था वो रह गया बेचारा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों को एक ही ने अटेंड किया, तो क्या कहलाएगा आपका? ये मैनी वन, ठीक है? ये है मैनी वन। अब एक आता है ऑन टू, और एक होता है इन टू। ऑन टू का मतलब होता है पूरी तरीके से कवर, जैसे यहाँ पर पूरे के पूरे घराती अगर कवर हो जाए, वो क्या कहलाएगा आपका? ऑन टू। और अगर एक भी घराती छूट गया तो क्या कहलाएगा आपका? इन टू। तो ये क्या है? 4 5 6 पूरे के पूरे अटैच थे इसके साथ में, देयरफॉर दिस इज ऑन टू। और इसमें क्या है? ये 6 छूट गया है, देयरफॉर दिस इज इन टू। अब समझना बच्चों, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 4 5 1 2 3, यहाँ से 4 से इस तरीके से हुआ और एक 6 छूट गया। चेक कर सकते हैं, अगर आपने ऑन टू फंक्शन को उल्टा किया, ऑन टू को आप उल्टा कर रहे हैं, या चलो इनटू को पहले देख लेते हैं, इनटू को करते हैं, ठीक है? तो इनटू में किया आपने, तो इनटू में एक छूटा हुआ था, ये छूट गया, तो देयरफॉर इनटू जैसे उल्टा हुआ कोई फंक्शन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर बाराती नंबर 6 छूट गया। यहाँ पर अगर ये वाला ऑन टू है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं और इसमें सोच लेते हैं कि 6 नहीं, तो क्या रह जाएगा? 4 5 1 2 3, 4 का 2 के साथ में रिलेशन उल्टा कर दिया, ठीक है? 4 5 को भी आपने आगे लिख दिया है, और मतलब कि जो 4 है वो 1 नंबर के साथ में भी आ रहा है, 4 2 नंबर के साथ में भी आ रहा है, देयरफॉर आपका ये जो बाराती है 2 2 बार खाना खाने के लिए आता है। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी क्या नहीं रहेगा? फंक्शन नहीं रहेगा। मतलब कि अगर आप उल्टा करना चाहते हो एक फंक्शन को ऐसे, तो उसके लिए सबसे बढ़िया कंडीशन क्या होगी? फंक्शन अगर वन वन रहे, जैसे 1 4 2 5 3 6, जैसा इसमें देके रखा हुआ, अगर आपने इसको उल्टा भी कर दिया 4 5 6 1 2 3, तब भी क्या रहेगा? ये रिलेशन जो रहेगा वो फंक्शन रहेगा। तो कोई सा भी फंक्शन अगर वन वन है और ऑन टू है, तो उसको उल्टा करके लिखा जा सकता है, एंड दैट इज नोन एज इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है? कि कोई सा भी ऐसा फंक्शन जो वन वन या ऑन टू हो, जिसमें आपको पता था कि y इक्वल टू एफ एक्स था, एक फंक्शन x की वैल्यू यहाँ पे थी और यहाँ पर क्या थी? y की वैल्यू थी। अगर मैं x को इधर लिख दूं, ये क्या हो जाएगा? f इनवर्स ऑफ y। ये फंक्शन क्या कहलाता है? आपका इनवर्स फंक्शन कहलाता है। तो इनवर्स फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि द फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू। Now we have to find the inverse of a function y equal to f. Let us see. Function must be bijective, that is 1 1 and on 2. Then x equal to f inverse of y exist कर जाए. Already we have discussed. But जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आर पीरियोडिक, ठीक है? पीरियोडिक, पीरियोडिक क्या होता है? आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, साइन 30 क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर चले जाओगे तब भी साइन पॉजिटिव होता है, तो हो सकता है कि साइन 150 की वैल्यू क्या रहती हो? आपकी साइन 30 की वैल्यू के बराबर।
ये सब क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। तो समझते हैं थोड़ा सा बच्चों। मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू साइन एक्स, मैंने y इक्वल टू एक साइन एक्स लिया। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर y लिख दिया, और y इक्वल टू था साइन एक्स। लेटेस्ट x की वैल्यू मैंने कुछ ले ली, जैसे 30 डिग्री, 45। अगर आप 30 डिग्री पर वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√। ठीक है, ओके। यहाँ पर 30 के बाद में आपने देखा, एक ले लेते हैं यहाँ पर 150 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 135। ये भी वैल्यूज आपको पता है कि साइन 150 कैन बी रिटन एज साइन 180 माइनस 30, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, दैट इज साइन 30। साइन 150 का मतलब ही क्या होता है, साइन 30 होता है। साइन अगर आप 135 अगर लिखेंगे तो 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 180 माइनस का 45, दैट इज साइन 45। साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2। ओके, तो यहाँ से आपने देखा कि 30 के साथ में 1/2 था, 150 के साथ में भी 1/2 था, 45 के साथ में 1/√2, और 135 के साथ में भी 1/√2। ओके, अब समझना बच्चों, अगर मैं केवल इसमें 30 और 45 लिखता और इसको मैं अगर उल्टा कर देता, तो ये जो फंक्शन होता वो क्या होता, रिवर्सिबल होता, इनवर्स हो जाता। पर अगर वैल्यूज आपकी 30, 45, 150 और 135 है, जैसे ही मैं अगर इसको उल्टा करूंगा, उल्टा करते से ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। मतलब कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। एक स्पेसिफाइड वैल्यूज के बाद में वैल्यूज क्या होने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है। मैंने आपको कल बताया था कि साइन, कॉस, कॉसेक और सेक पीरियोडिक होते हैं 2 पाई पर, और जो टेन और कोट होता है वो होता है n पाई पर पीरियोडिक होता है। ओके, तो अगर आपने देखा यहाँ पर कि 30, 150, 145 बहुत सारी वैल्यूज हैं, अगर आप इधर x की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको तो वैल्यू जो भी मिलेगी लिमिटेड वैल्यू मिलेगी। पर अगर आप इसको उल्टा अगर करेंगे तो देन ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो आपको उसका जो पीरियड है वो फिक्स करना पड़ेगा, और जो फिक्स पीरियड होता है इज नोन एज प्रिंसिपल ब्रांच। तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है और कहां से कहां तक होती है, यही हमको सीखना है। तो प्रिंसिपल जो ब्रांच होती है वो क्या होती है, अभी मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में, उसके बाद में प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में सीखेंगे। तो समझना बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, hence y equal to sin x is periodic with period equal to 2 pi। आपको पता है, मतलब कि अगर आप इसको उल्टा किया तो इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है। hence inverse of sin x should not be valid, वैलिड नहीं होना चाहिए, sin x का इनवर्स वैलिड नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट, तो इनवर्स ऑफ sin x को वैलिड करने के लिए as more than one value of theta produces the same output value for a given trigonometric function, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, वो क्या होती है, आउटपुट देती है आपकी सेम। इट इज नेसेसरी टू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ द ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, उसको क्या कर देना आपको, जो आगे थी वैल्यू 30, 150 जो भी वैल्यू थी उसको क्या कर देना आपको,
रेस्ट्रिक्ट कर देना है डोमेन ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ऑर्डर टू डिफाइन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होगी वो क्या करेंगे, हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। डोमेन मतलब जो आगे वाली जो वैल्यू थी, जो ए का वैल्यू था, उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो बाइजेक्टिव हो जाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू सेट्स इन द डोमेन। जैसे अगर मैं बात करूं कि साइन एक्स की वैल्यू अगर आप लोगे तो -π/2 से π/2 में क्या होता है, वो बाइजेक्टिव होता है, क्योंकि -π/2 से लेके π/2 तक में सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी आपको। ठीक है, π/2 से लेके 3π/2 में भी क्या होता है, ये बाइजेक्टिव होता है। तो इसको इसको इतना देखना नहीं है भी, आपको इतना ध्यान नहीं देना, जो ध्यान देना है वो मैं बताऊंगा। तो देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इज वैलिड इन दीज वैल्यू सेट्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यू कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू सेट कहलाएगी या प्रिंसिपल ब्रांच कहलाएगी, जो भी है। और वो क्या होती है, अब एक्स है, साइन एक्स के अंदर साइन एक्स का मतलब एंगल होता है, देयरफॉर दैट इज स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल एंगल रहेगी। तो वो न्यूमेरिकल एंगल कैसे रहेगा, लेट अस, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा नॉर्मल सी बात है। अगर कोई फंक्शन है साइन थीटा इक्वल टू ए, तो साइन इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, थीटा। कॉस थीटा अगर इक्वल टू ए है तो कॉस इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। टेन थीटा इक्वल टू ए है तो टेन इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू थीटा हो जाएगा। पर थीटा मस्ट बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यूज होनी चाहिए, प्रिंसिपल ब्रांच होनी चाहिए। तो जो है इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस भी बोल देते हैं, सर्कुलर भी बोल सकते हैं। इसको आप साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं और आर्क साइन एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम, पर लेनी वैल्यूज क्या है, प्रिंसिपल। क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू, हम देखेंगे। एक चीज क्लियर कर लेना है कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब है ये, आप इसको 1 की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स ए इक्वल टू से थीटा है, तो 1/sin कुछ नहीं होता है, अगर होगा तो पूरा का पूरा वैल्यू उधर की साइड में जाएगा। The expression sin inverse is read as the inverse sine. In the notation, inverse indicates the inverse of the sine function, not the reciprocal of the sine function. Reciprocal नहीं है, inverse। The inverse trigonometric functions are also called arc sine. Sine का अगर है तो arc sine बोल दीजिए, cosine का है तो arc cosine बोल दीजिए, tan का है तो arc tangent बोल दीजिए, या फिर tan inverse x बोल दीजिए, whatever you want you can say। तो अब जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, उसके लिए हमको इसका ग्राफ देखना पड़ेगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो लेट अस, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। समझो बच्चों, एक मैंने ग्राफ ले लिया, ग्राफ के ऊपर क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है, और मैंने क्या किया है, एक्स एक्सिस पर न्यूमेरिकल वैल्यूज ली, 1 और माइनस का 1, और वाई एक्सिस पर क्या लिया है मैंने, वैल्यूज जो थीटा बीटा की है वो वैल्यूज ली है। समझ लो पहले एक बार, यहाँ पर अगर मैं इसको लिखता y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x लिखा हुआ है, आपको पता है कि y इक्वल टू एफ एक्स है, x की वैल्यू अगर जैसे मैं y इक्वल टू लिखता हूँ से साइन x, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, जो भी आपका एंगल है वो रहेगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू यहाँ पर मैं केवल y इक्वल टू साइन x के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पर क्या रहेगी, x की वैल्यू एंगल्स, और यहाँ पर y की वैल्यू रहेगी न्यूमेरिकल, ये रहे न्यूमेरिकल। ओके, और अगर मैं इसको साइन इनवर्स ऑफ x अगर लिखूं, तो इसका मतलब है x की वैल्यू रहेगी अब यहाँ पर न्यूमेरिकल, और y की वैल्यू रहेगी आपकी कौन सी, एंगल्स। तो मैंने y एक्सिस पर एंगल लिया है और x एक्सिस पर न्यूमेरिकल वैल्यूज। आपको पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से लेके 1 के बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा समझने के लिए एक छोटा सा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक सेक के आगे
जीरो से लेके जीरो और केवल 90 डिग्री की वैल्यूज लिखा हुआ है। साइन थीटा की वैल्यू जीरो पर होती है 0, 90 पर होती है 1, और आपको ये भी पता है कि -1 भी होती है। अब क्या किया मैंने कि x की वैल्यू रखता गया मैं, y की वैल्यू आती, x और y की वैल्यू रखने के बाद में, ऐसे आपने ग्राफ तो कल देखा ही था साइन x का, उसको भी अगर आप टिल्ट कर देंगे तब भी वही आए। तो आपने क्या किया, x और y की वैल्यू रखने के बाद में आपको इस तरीके से ग्राफ मिला। तो कैसे समझ ले, अगर मैं x की वैल्यू अगर 0 रखूं तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर साइन को उधर लेके चले गए तो साइन y इक्वल टू 0। साइन y इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब साइन 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 पे 0। अगर मैंने रखा 1 रखा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, तो यहाँ से हो गया साइन y इक्वल टू 1। साइन y इक्वल टू 1 की वैल्यू होती है साइन π/2 भी होती है, और जहां जहां पर भी वैल्यू 1 1 होती है लिखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से y से y गेट कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया π/2। तो समझना बच्चों, इधर देखो, चेक करना बच्चों अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है 1, यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 पूरा, यहाँ पर आप, और ये जो था ये क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ। सारी की सारी जो भी y की वैल्यू थी वो हमने रखी है किस पे, y एक्सिस पे, दैट आर एंगल्स, और x पर जो वैल्यूज है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज। साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। आपने जैसे ही वैल्यू पुट की, मैं इतना पूरा बता नहीं रहा हूँ, शॉर्ट में देख रहे हैं हम, तो आपको पता चला कि 0 पर तो क्या था 0, π/2 पर वैल्यू कितनी थी 1, पाई पर वैल्यू कितनी हो गई 0, 3π/2 पर अगर आप चेक करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1, एंड सो ऑन। इधर की तरफ भी अगर आप चले तो -π/2 पर -1, माइनस के पाई पर कितना हो गया 0, माइनस का 3π/2 पर कितना हो गया 1। थोड़ा सा स्लाइटली इधर उधर है ग्राफ, कोई दिक्कत वाली बात। तो बच्चों इस वाले ग्राफ के अंदर ये वाली जो ब्रांच आपको दिख रही है, दैट इज फ्रॉम, जो एक्स एक्सिस है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यूज रहती हैं वो क्या कहलाती है, आपकी प्रिंसिपल ब्रांच कहलाती है। तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच रहेगी, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, लेटेस्ट। तो आपने देखा कि x की वैल्यू जो होती है वो साइन इनवर्स x के अंदर होती है -1 से लेके 1 के बीच में, देयरफॉर x की वैल्यू मतलब कि डोमेन, तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x होता है -1 से लेके 1 के बीच के सारे नंबर, पर 1 भी इंक्लूडेड होता है और -1 भी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और सिमिलरली -1 भी होती है, पर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या होगा, आपको एक क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। पर जो रेंज रहेगी, रेंज तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं, जो जो एंगल से सारे के सारे क्या है, रेंज। पर आपको केवल क्या लेनी है, प्रिंसिपल ब्रांच लेनी है, और प्रिंसिपल ब्रांच मानते हैं जो एक्स एक्सिस के ऑलमोस्ट नियर बाई हो या फिर सिमेट्रिक। तो ये क्या थी वैल्यू, आप चेक कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज ये क्या है π/2, और ये क्या है माइनस का π/2। तो ये वाली जो ब्रांच है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कट पोर्शन है इज नोन एज
प्रिंसिपल ब्रांच, दैट इज योर -π/2 से लेके π/2 तक की वैल्यूज। ओके, अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स की भी आपने क्या किया, वैल्यूज निकाली। -1 से लेके 1 के बीच में होता है, देयरफॉर ग्राफ के अंदर 1 और -1 है, और आप एक्स की वैल्यू कोई सी भी रख सकते हैं इधर की साइड, ठीक है, जो भी वाई की वैल्यू है, सॉरी, कुछ भी रख सकते हैं, आपको पता चलता रहेगा क्या क्या रखना है। तो मतलब कि समझना, इस वाले ग्राफ के अंदर अगर आप बनाएंगे ग्राफ, अगर वैल्यूज देख के अगर बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो जीरो होता है उस पर वैल्यू होती है, cos जीरो की वैल्यू होती है 1, तो देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक सेकेंड, इस जगह पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है तो इसकी वैल्यू होगी 0। π/2 पर क्या होती है, 0, मतलब कि cos इनवर्स ऑफ जो वैल्यूज है आप उसके हिसाब से मैनिपुलेट करते जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते गए आप देखते हैं। आप समझना बच्चों, इसमें ये वाली जो ब्रांच है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ब्रांच है, मैंने क्या बताया था, या तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक रहेगी या एक्स एक्सिस के नियर बाई रहेगी। और ये जो डिपेंड, जो पहले जिन मैथमेटिशियंस ने सोचा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो हमको प्रिंसिपल ब्रांच मानना है, उसी के हिसाब से लोगों ने माना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ब्रांच है इज योर प्रिंसिपल ब्रांच। तो प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ से कहाँ तक चेक कर सकते हैं आप, 0 से लेके और पाई तक की क्या है, आपकी प्रिंसिपल ब्रांच है। क्योंकि समझना बच्चों, ये इसलिए रखा गया है, आपको मैं चीज बता देता हूँ एकदम, क्या आपके मैथमेटिशियंस ने सोचा होगा, समझना। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच ली गई -π/2 से लेके π/2 तक, किसमें, साइन इनवर्स एक्स में। क्योंकि अगर आप इस तरीके से चारों ऑप्शन अगर बनाते हैं, चारों क्वाड्रेंट अगर बनाते हैं, इसमें साइन की वैल्यू अलग होती है, इसमें साइन की वैल्यू अलग होती है, ठीक है, -90 से लेके और +90 के बीच में साइन की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो देयरफॉर आपने इन दोनों क्वाड्रेंट को लिया, फर्स्ट और फोर्थ, एज ए प्रिंसिपल वैल्यू। अगर आप बात करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, अगर आप चले गए फर्स्ट और फोर्थ में, यहाँ पर और यहाँ पर अगर चले गए, तो आपको पता है कि फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है, ये तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपने देखा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, पाई से लेके और यहाँ तक आप चले गए, दैट इज 0 से लेके पाई तक। तो देयरफॉर जो प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो मैंने बताई दिया आपको कहाँ से कहाँ तक रहेगी। तो डोमेन क्या रहेगा इसका, -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा, वैल्यूज तो -1 से लेके 1 तक रहेगी एक्स की वैल्यू। पर जो रेंज है या फिर जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो रहेगी 0 से लेके पाई के बीच। 0 भी इंक्लूड रहेगा और पाई भी इंक्लूड रहेगा, क्योंकि इस नीचे की साइड में इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि नीचे की साइड में अगर गई तो नीचे जो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसमें कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, वैल्यू विल नॉट गेट चेंज। क्योंकि हमको क्या चाहिए, वैल्यू चेंज चाहिए, किसके लिए, इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए। तो इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए वैल्यू अगर चेंज होगी तभी हो पाएगा वो इन्वर्टिबल। अगर वैल्यू सेम रही तो इन्वर्टिबल हो ही नहीं पाएगा, जो कि हम पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होती है जो कि प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से लेके पाई के बीच। अभी हमने देखा ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स में आपको पता है कि जहां जहां पर 90 होता है वहां पर क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है। तो 90 के मल्टीपल पर मैंने क्या करके रखा हुआ है, रेड लाइन बना के रखा। तो 90 का मल्टीपल मतलब कि π/2 पर अनडिफाइंड है, -π/2 पर है, 3π/2 पर अनडिफाइंड है, माइनस का 3π/2 पर क्या होता है, 10 अनडिफाइंड होता है। अगर आप वैल्यूज रखेंगे तो ये वैल्यूज आती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, सीधा ग्राफ आपने देखा था कि जो वैल्यूज होती है वो
आर वाली वैल्यूज होती है पूरी की पूरी। आर मतलब कि सारे के सारा इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू 10x में आर क्या होता है, आर की वैल्यू कुछ भी रखते चलो, बस कुछ वैल्यू पर वो अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ बनाते से आपको पता चला कि एक वैल्यूज इस तरीके से आएंगी, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, तो कुछ जो कर्व्स इस तरीके से आएंगे। समझना, अगर मैं यहाँ पर tan इनवर्स जीरो की वैल्यू लिखना चाहता तो tan इनवर्स जीरो इक्वल टू वाई लिख दीजिए। तो tan जीरो इक्वल टू क्या हो गया, y, है ना। tan जीरो इक्वल टू क्या हो गया, tan y इक्वल टू क्या हो गया, tan जीरो, और मतलब कि y इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, इसलिए यहाँ पर जीरो। आपको पता है कि जो 45 है उस पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपको यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कि y अगर है तो tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। यहाँ पर y की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या मिल जाएगी आपको, 45। तो इस तरीके से जैसे ही आपने ग्राफ बनाया तो आपको ग्राफ मिला ऐसे। अब समझना बच्चों, अगर मैं साइन 10 की बात कर रहे हैं तो 10 इसमें पॉजिटिव है, और 10 कहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव। मतलब कि अगर मुझे कुछ अगर इन्वर्टिबल फंक्शन अगर करना है तो मेरे को वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से लेनी चाहिए, और बीच में सेकंड क्वाड्रेंट तो छूट ही गया, फोर्थ क्वाड्रेंट तो छूट ही गया, काम चलेगा नहीं। तो हमको तो क्या रखना है, एकदम पास पास वाली वैल्यू लेनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, या तो इस क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं या इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। तो देन 10 के लिए क्या होता है, यहाँ से क्वाड्रेंट चालू होता है, क्योंकि 90 से लेके और जो माइनस के 90 से लेके जो नेक्स्ट वाला 90 तक होता है वहां पर 10 की वैल्यू गेट चेंजेस। तो देयरफॉर यहाँ से लेके यहाँ तक इज नोन एज प्रिंसिपल ब्रांच, जो कि एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास में थी। तो एक्स एक्सिस के जो पास में थी उसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -π/2 से लेके π/2 है। वाई एक्सिस पर आपको देखना है, और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपको पता है कि ये इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। एक तरफ एक्स की वैल्यू माइनस का इनफाइनाइट है और एक तरफ क्या है, पॉजिटिव का इनफाइनाइट है। देयरफॉर डोमेन क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और रेंज क्या है, -π/2 से लेके π/2। देखो π/2 और -π/2 पर दोनों पर क्या होते हैं, ये असिम्प्टोस मिल जाती है। देयरफॉर ये क्या, इसको आप कंसीडर नहीं करते, इसलिए यहाँ पर आपने क्या किया है, ओपन ब्रैकेट। अगर क्लोज ब्रैकेट लगाते तो इंक्लूडेड होता, अगर ओपन ब्रैकेट लगाते तो इंक्लूडेड नहीं। तो -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, बाकी इसके बीच के सारे नंबर इसमें अवेलेबल, यू कैन चेक इट आउट प्लीज। तो ये क्या होगी, tan इनवर्स x की आपकी प्रिंसिपल ब्रांच होगी। अगर मैं बात करूं cot इनवर्स x की, तो आपने देखा cot की वैल्यू कहां पर इनफाइनाइट होती है, जीरो। जीरो मतलब कि 0, 180, 360 का मल्टीपल पर आपको लाइन बना देना। जीरो पर बनी है लाइन, 180, 360, 180, 360 पर आपने लाइन। सेम वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ आने से आपको पता चला कि जो cot इनवर्स x है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है आपको, ये पूरी की पूरी, केवल कौन सी वाली, एक्स एक्सिस वाली, एक्स एक्सिस के ऊपर वाली, क्योंकि अगर आप नीचे वाली लेंगे तो सिमेट्रिक नहीं है वैल्यू। तो देयरफॉर आप लेते हैं 0 से लेके पाई के बीच में, पर वैल्यूज क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक एक्स की वैल्यूज है। देयरफॉर डोमेन क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, वेयर इज रेंज क्या है, 0 से लेके पाई के बीच में, पर 0 और पाई एक्सक्लूडेड। ठीक है। अगर हम बात करें कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक कहाँ पर अनडिफाइंड है, 0। जीरो का मतलब आपको क्या करना है, 0, पाई और 2 पाई पर लाल कलर की लाइन बना देनी है, बना दी। वैल्यूज जैसे ही आप पुट करेंगे तो ग्राफ आपको इस तरीके से ग्राफ जैसे ही आपको मिला तो आपको ये पता चलता है कि इस वाले ग्राफ के अंदर चेक करना, जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ, ये प्रिंसिपल ब्रांच है, सिमेट्रिक। तो देयरफॉर आपको ये भी पता है कि जो x की वैल्यू रहेगी वो -1 से लेकर 1 के बीच में कभी भी नहीं रहेगी, -1 से लेकर 1 के बीच में नहीं रहेगी।
तो देयरफॉर जो डोमेन हो गया वो क्या रहेगा, r माइनस -1 से लेके 1 तक। 1 और -1 रहेगा, पर -1 और 1 के बीच के नंबर नहीं रहेंगे, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा टोटल रियल नंबर में से आपको -1 और 1 के बीच के नंबर सारे के सारे निकालने हैं, जिसमें 1 और -1 क्या है, एक्सक्लूडेड। साथ ही में रेंज क्या रहेगी चेक कर सकते, समझ सकते हो आप। जो रेंज रहेगी यहाँ से -π/2 से लेके प्लस के π/2 तक, क्योंकि ये वाला आपने प्रिंसिपल ब्रांच में, पर इसमें आप देख सकते हैं कि जीरो पर क्या हो जाता है, ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो देन आपको क्या करना है, -π/2 से लेके π/2 तक जाना है और उसमें से जीरो को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि जीरो पर भी क्या होता है, अनडिफाइंड। अगर हम बात करेंगे सेक इनवर्स की, तो सेक कहाँ पर अनडिफाइंड होता है, 90 पर। तो जहां जहां पर भी 0 और 90, मतलब कि 90 के मल्टीपल पर आपको लाइन बनानी है, तो आपने 90 के मल्टीपल पर लाइन बना दी है। जैसे आप वैल्यूज रखेंगे तो आपको ग्राफ इस तरीके से, और जो प्रिंसिपल ब्रांच है, आपको पहले सबसे पहले डोमेन तो पता चली गया है कि जो डोमेन रहेगा वो -1 से लेकर 1 के बीच के नंबर एक्सक्लूडेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसके और इसके बीच में कहीं पर भी कोई नंबर्स अवेलेबल नहीं है। पूरे ग्राफ के अंदर देख लो, ये वाला पोर्शन बिल्कुल खाली है। वेयरएज रेंज क्या रहेगी चेक कर सकते हैं आप, 0 से लेके यहाँ से लेके और पाई के बीच में रहेगी, क्योंकि आपने प्रिंसिपल वैल्यूज ये ले, पर बीच में π/2 अवेलेबल नहीं, क्योंकि π/2 पर क्या है, ये क्या हो जाता है आपका, अनडिफाइंड हो जाता है। तो बच्चों इतनी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, जितना मैंने बताया। याद क्या रखना, ये फंक्शन अगर आपने साइन इनवर्स एक्स लिया तो डोमेन क्या रहेगा, इधर देखो आपने कल पढ़ा था, जो इसका रेंज है उसको डोमेन कर देना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रेंज था उसको डोमेन कर देना, उल्टा हो जाता है ना, -1 से लेके 1 तक। और इसकी जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, आपका कौन सा वाला फंक्शन जो भी आपने देखा था, रेंज मतलब कि जो वैल्यूज थी, अगर इसके हिसाब से देखोगे तो इसका डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। तो रेंज रहेगी आपकी -π/2 से लेके π/2 के बीच में। फिर थोड़ी देर पहले आपने देखा था सारे ग्राफ। कॉस इनवर्स एक्स का रहेगा -1 से लेके 1, और जो रेंज रहेगी 0 से पाई। कॉसेक इनवर्स का रहेगा r -1 to 1, और रेंज रहेगी आपकी -π/2 से लेके π/2 माइनस का 0। tan इनवर्स एक्स का रहेगा, सब वैल्यूज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पर जो याद रखना है वो बस ये है, 1 मिनट और लगेगा बस, ठीक है, मुझे पता है कि टाइम हो चुका है। देखो बच्चों, आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक 4 क्वाड्रेंट बना, एक तरफ लिखेंगे 0, एक तरफ π/2, एक तरफ पाई, और एक तरफ लिखेंगे -π/2। केवल आपको पूरी क्लास में यही याद रखने की जरूरत है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। देन क्या करेंगे, इस तरीके से एक ग्रीन वाला एरो जैसा मैंने बनाया है वैसा बना लेंगे, और यहाँ पर 3 चीजें लिख लेंगे, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, तीनों के तीनों लिख लेंगे। अब समझना बच्चों, अगर मैं बोलूं वैल्यूज आपको सबकी पता है, डोमेन क्या होता है, रेंज में बता रहा हूँ आपको मेनली। डोमेन तो आपको पता है कि साइन का मतलब क्या होता है, -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा। कॉसेक के अंदर भी आपको पता है, डोमेन के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चेक करना, साइन इनवर्स एक्स का मतलब है -π/2 से लेके π/2 तक चलेगा, और क्या लगा दो, बड़ा वाला ब्रैकेट। कॉसेक इनवर्स एक्स आपको पता है कि 0 पर अनडिफाइंड होता है, ये 0 बीच में पड़ रहा है, तो देयरफॉर आप कॉसेक इनवर्स एक्स का लिखेंगे -π/2 से लेके π/2 तक जाएंगे, पर उसमें से 0 को हटा देंगे, क्योंकि कोसेक 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, आपको पता है, आप देख लेना। tan इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक चलना है, -π/2 से लेके π/2 तक ही चलना है, पर इंटरवल कौन सा रहेगा, ओपन, क्योंकि -π/2 और π/2 पर क्या होता है, फंक्शन अनडिफाइंड होता है। सारी रेंज याद हो गई आपको। ओके, देन दूसरा वाला इस तरीके से एक एरो याद रखेंगे, इस एरो के अंदर क्या रहेगा, कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स रहेगा।
अब चेक कर लेते हैं। कॉस इनवर्स का मतलब है 0 से लेके पाई तक। कहीं पर भी कॉस कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता। अगर आप सेक के बारे में बात करें तो सेक इनवर्स क्या होता है, 90 डिग्री पर अनडिफाइंड हो जाता है। इस जगह चेक कर लेना आपके पास में जो टेबल, तो इसमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी 0 से लेके पाई में से केवल 90 को माइनस कर, केवल 90 का मतलब कर्ली ब्रैकेट। और क्वाट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके पाई, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लेना है आपको, ओपन इंटरवल लेना है और यहाँ पर भी ओपन इंटरवल। तो कोई डाउट है इसमें, जल्दी से बताइए।